बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो हमने मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों के मैट्रिक्स या मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ़ डिजिट्स या नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, ठीक है, जब भी वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिए जाएं तो वो आपके पास एक मैट्रिक्स बनता है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ डिजिट्स, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ कुछ भी जब बड़ी ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा तो वो आपके पास बन जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है। अब हमने फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर, और ऑर्डर से मुराद होता है साइज़ ऑफ मैट्रिक्स। हमने मालूम करना है साइज़ ऑफ मैट्रिक्स। तो अब ऑर्डर, जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर लिखने का तरीका क्या होता है? रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम्स, ठीक है। और मैट्रिक्स की अब मैं आपको अब थोड़ी सी एडवांस अगर डेफिनेशन बताऊं तो वो क्या बनेगी? वह जब भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ़ डिजिट्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रोज़ और कॉलम की शक्ल में लिख दिया जाएगा तो वो एक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो ऑर्डर का मतलब होता है रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम। रोज़ से मुराद हॉरिजॉन्टल लाइंस, जैसे आप ये देखें 1 3 0 2 0 1, तो ये रोज़ हैं। कॉलम से मुराद वर्टिकल लाइंस, यानी ये 1 2 3 0 0 और 1, और रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर्स, और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये बेसिक जो है वो आपको समझ आ गया होगा। तो अब हमारे पास से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, ए इक्वल है 1 3 0 2 0 1। तो हमने इसका फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं। तो उससे पहले आप ज़रा देखें टाइप ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक होती है विदाउट चेंज और एक होती है विद चेंज। तो ये अब टाइप्स क्या होती हैं ये आगे चल के साथ साथ बाकी जो आने वाले के क्वेश्चन हैं उनमें मैं आपको समझाऊंगा। कि विदाउट चेंज से मुराद है कि आप कुछ भी चेंज नहीं करते, बगैर चेंज के वो टाइप्स आती हैं। और विद चेंज का मतलब है कि चेंजिंग करने के बाद मैट्रिक्स की एक न्यू टाइप बन जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 1 3 0 2 0 1। इसका बताना है ऑर्डर। तो ऑर्डर जो होता है वो यहाँ आप देखें वो होता है रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम। अब आप यहाँ देखें रोज़ कितनी है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1 और ये 2, और कॉलम यानी वर्टिकल लाइन कितनी है 1 2 3। तो इसका ऑर्डर बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3। पहले रोज़ को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम, और आप इसको 2 मल्टीप्लाई 3 या 2/3 लिखें तो एक ही बात है। और साइज़ से मुराद क्या होता है कि साइज़ से हमें मालूम होते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। वो कैसे मालूम होते हैं? आपने रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है, 2 मल्टीप्लाई 3 तो आपके पास आ जाएगा 6। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी मालूम होते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है बी 1 2 2 3 3 4। अच्छा, इसमें ना नंबर ऑफ़ एंट्रीज अगर रिपीट हो जाएं तो भी मैट्रिक्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैट्रिक्स ही रहता है। तो यहाँ आप देखें रोज़ कितनी है 1 2 और ये 3, तो 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं? ये 1 और ये 2। 3 मल्टीप्लाई 2 या 3/2, आप जिस फॉर्म में मर्ज़ी है लिखना चाहें लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक है सी 1 6 9। तो अब इसमें रोज़ कितनी है 1 2 और 3, 3 रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं 1, तो इसका नाम बना 3 मल्टीप्लाई 1, और ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डी में है 2 1 6 8। तो रोज़ कितनी है 1 है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ इसका ऑर्डर बनेगा 1 मल्टीप्लाई 4। ये याद रखिएगा, पहले रोज़ को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट है ई, उसमें है 3। तो अब ये इसका और इसमें रोज़ कितनी है, रोज़ भी एक है कॉलम भी एक है, इसका ऑर्डर बनेगा 1 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास एक एफ़, ये है 3 6 9 2।
अब इसमें रोज़ कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं, तो कॉलम भी इसमें 2 हैं, तो इसका ऑर्डर बना 2/2। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस एज स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो अब ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं और ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक विदाउट चेंज हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अभी मैंने जो आपको पीछे बताई थी, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो ये विदाउट चेंज है, ठीक है। और तो विदाउट चेंज हमारे पास जो इसकी टाइप्स हैं वो होती हैं जी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रोज़ और कॉलम। और फिर आगे और भी आएंगी डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, तो वो आगे चलकर डिस्कस करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है यहाँ पर ये कि हमारे पास जो स्क्वायर शेप होती है, यहाँ पर ये शेप थोड़ी सी तब्दील हो गई है, तो इसका मतलब होता है स्क्वायर शेप जो हमारे पास मौजूद होती है। और जैसे अब इसका और जो ऑर्डर है, ऑर्डर होगा 2 × 2, 3 × 3, तो यानी इसमें रोज़ और कॉलम आपस में बराबर हों, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 2/2, 3/2। अब एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1/3, 1, 2 और 6। आप इसमें देखें रोज़ कितनी है, रोज़ 2 हैं, कॉलम कितनी है, कॉलम भी 2 हैं, तो ऑर्डर बना 2/2। तो ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर भी आप देखें ये एक 16 है का एक मैट्रिक्स है, तो अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1 × 1, क्योंकि रोज़ भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम, ठीक है, याद रखिएगा, जब ये रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम सेम होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो जिस तरह रेक्टेंगल की शेप होती है कि इसकी ये दोनों आपस में बराबर होती हैं और ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, इसे रेक्टेंगल कहते हैं। और इसमें ऑर्डर सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ देखें 2 × 3 है, 1 × 2 है, 3 × 2 है। एक मैट्रिक्स नीचे लिखा हुआ है 3, 6, 2, 2, 1, 9। अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, रोज़ कितनी है 2 हैं, 2 और कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर बना 2 × 3। तो जब ऑर्डर सेम नहीं है तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स से मुराद है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो जाएं, रो एक ही हो। जैसे 1 × 2 है, 1 × 3 है, तो अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, रो 1 है और कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर बनाओ 1 × 3। तो रोज़ 1 है, यहाँ देखें पहला रोज़ होता है, रोज़ 1 पहली रोज़ है, तो रोज़ 1 हो तो वो रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, 2 × 1, 3 × 1। अब यहाँ देखें रोज़ कितनी है 1, 2, 3, रोज़ 3 है, कॉलम 1 है, तो उसका जो ऑर्डर बना वो क्या बना 3 × 1। रोज़ मल्टीप्लाई, कॉलम की जगह देखें 1 है, कॉलम की जगह 1 है, तो जब एक ही कॉलम होगा तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो अब इसके सवालों की जाने मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1A मैट्रिक्स है 3, 6, 2, 2, 1, 9। अब आप इसका देखें ऑर्डर रोज़ कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3, तो ये बनेगा 2 × 3। तो रोज़ और कॉलम सेम नहीं है, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब मैट्रिक्स बी को देखें 1/3, 1, 2, 6, रोज़ कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर बना 2 × 2, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि देखें यहाँ नीचे 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये स्क्वायर है। अब यहाँ देखें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 हैं, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। पार्ट थर्ड देखें C = 3, 2, 8। अब यहाँ पर अब आप देखें यहाँ पर नीचे 1 है और इस तरह 3 है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है हमारे पास, ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। ऑर्डर इसका बनेगा 3 × 1, तो इसका ऑर्डर सेम नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बनेगा। और एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है D 1, 6, 9, 2, 0, 1, 3, 1, 3। यहाँ नीचे देखें 3 हैं और यहाँ देखें यहाँ भी 3 हैं, तो रोज़ और कॉलम इक्वल हैं, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। यानी रोज़ 3 है, कॉलम भी 3 है, 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। पार्ट 5 देखें E है 2, 0, 1। तो अब इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा 1 × 3, 1 × 3।
तो अब ऑर्डर सेम नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स भी बनेगा आपके पास। यहाँ देखें आपके पास एक 16 है तो इसका ऑर्डर है 1 × 1। तो सबसे पहले 1 × 1 ऑर्डर सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ही रो है। देखें एक ही रो बन रही है 16 तो ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम भी एक ही है तो ये बन रहा है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स भी बन रहा है। उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। पार्ट 3 है आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस एज डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब ये सारे भी विदाउट टाइप्स हैं, ठीक है, ये भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं मगर ये भी क्या है विदाउट, यानी इनमें भी चेंजिंग नहीं होगी। सबसे पहले हमारे पास एक डायगोनल है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 3 0 4। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर इसका ये देखें, ये जो वाला जो सर्कल है 1 2 और 4 वाला ये जो सर्कल है इसे कहते हैं मेन डायगोनल। इसे मेन डायगोनल भी कहते हैं, लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं और प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। ये मेन डायगोनल है। और ये जो दूसरा डायगोनल है 0 2 3 वाला इसे कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है, इसे सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान क्या है कि ऑल एलिमेंट अबाव एंड बिलो मेन डायगोनल आर ज़ीरो, कि ये जो मेन डायगोनल है इससे ऊपर भी और इससे नीचे भी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। तो ये मैं मिसाल आपको उसकी दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। तो ये हमारे पास क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अब आप ये देखें 2 2 2 0 0 0, यहाँ भी नीचे 0 0 0 है। तो अब ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, कि मेन डायगोनल की तमाम एलिमेंट्स सेम हो, अपर और लोअर ये क्या हो ज़ीरो हो, ठीक है ना। मेन डायगोनल से अबव भी और बिलो भी ज़ीरो हो और मेन डायगोनल सेम हो तो ये होता है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि मेन डायगोनल पे 1 हो, जैसे ये 1 1 1 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स भी देखें, यहाँ भी 1 1 है तो ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। जब मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 हों और इससे अपर और लोअर सारे ज़ीरो हों तो ये आपके पास बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है कि इसके अंदर सारी एंट्रीज ज़ीरो हों तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स होता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स अबाव मेन डायगोनल आर ज़ीरो, कि ये जो आपके पास मेन डायगोनल है 3 1 0 इससे ऊपर वाले सारी एंट्री ज़ीरो हों तो ये वो क्या होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी पहचान एक और भी है कि अब आप देखें कि नंबर्स कहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ इस साइड पर लिखे हुए हैं। तो आप मेन डायगोनल से अगर एक ट्रायंगल बनाएं, ये आपको डॉटेड लाइन शो हो रही होगी, तो ये डॉटेड लाइन जो है अब ये ट्रायंगल कहाँ बन रही है नीचे बन रही है तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऑल एलिमेंट बिलो मेन डायगोनल आर ज़ीरो, कि मेन डायगोनल से नीचे वाली तमाम एंट्री ज़ीरो हों। तो आप अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएं तो ये आप देखें ये ट्रायंगल अब कहाँ बन रही है अबव बन रही है, ऊपर बन रही है तो ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये इनकी पहचान है। ट्रायंगल नीचे बने तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगल ऊपर बन रही हो तो ये बनता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, देखें आपके 3 0 0 0 1 0 2 6 0, तो ये आपका जो मार्क हुआ है ये आपका मेन डायगोनल है। अब आप देखें मेन डायगोनल से ऊपर वाली सारी एंट्री ज़ीरो है और नीचे वाली सारी एंट्री ज़ीरो नहीं है। तो जब ऊपर वाली सारी एंट्री ज़ीरो हों तो ट्रायंगल कहाँ बन रही है नीचे बन रही है तो ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। आपके पास मैट्रिक्स बी है -6 -6 -6, अपर और लोअर सारी ज़ीरो हैं और ये सारी सेम है। सेम हो तो स्केलर मैट्रिक्स भी है। और डायगोनल में अब देखें डायगोनल
में इंट्रीज़ हैं और अपर और लोअर ज़ीरो है तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी बनेगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स से ऊपर ज़ीरो हैं तो ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बनेगी, और आपके पास नीचे डायगोनल मैट्रिक्स से नीचे भी ज़ीरो है तो ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बनेगी। यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स बी है ये स्केलर भी है, डायगोनल भी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। अब यहाँ अब इसको देखें पार्ट सी को, तो यहाँ के बाद ये बनता है, ये देखें 1 0 2 0, ये मेन डायगोनल है 1 और 0। तो अब आप यहाँ पर अगर ट्रायंगल बनाएं तो ट्रायंगल कहाँ बन रही है, नीचे बन रही है, और ऊपर क्या है, सारी एंट्री ज़ीरो है तो ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। पार्ट डी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखें डायगोनल में सेम एलिमेंट्स हैं, अपर और लोअर ज़ीरो हैं तो ये आपके पास से बनेगा पहले स्केलर मैट्रिक्स, और डायगोनल में 1 1 है तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, और अब डायगोनल मेन डायगोनल ज़ीरो नहीं है तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और मेन डायगोनल से ऊपर और नीचे ज़ीरो हैं तो ये अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बन रही है, ठीक है। यहाँ पर ये स्केलर भी है, आइडेंटिटी भी है, डायगोनल भी है, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। यहाँ पार्ट ई को देखें 2 3 0, अब अपर भी ज़ीरो है, लोअर भी ज़ीरो है। अब डायगोनल में इंट्रीज भी हैं तो सबसे पहले ये डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स से ऊपर ज़ीरो है तो ये आपके पास अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बन जाएगा, ठीक है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पार्ट एफ है, तो पार्ट एफ में अगर आप देखें तो यह है √2 1 2 0 0 6 0 0 1। यहाँ पर आप इसको देखें डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल से ऊपर वाली इंट्रीज हैं मगर नीचे वाली क्या है, ज़ीरो है, नीचे वाली ज़ीरो है। तो अब आप ट्रायंगल अगर बनाएं तो ट्रायंगल कहाँ बन रही है, ऊपर बन रही है तो ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो जी है 1 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये सारी एंट्री ज़ीरो हैं मगर डायगोनल में, मेन डायगोनल में एक एंट्री 1 मौजूद है, मेन एंट्री में एक एंट्री 1 मौजूद है। बाकी बेशक ज़ीरो हो जाए, कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो एक एंट्री नॉन ज़ीरो है तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है। मेन डायगोनल से अब अपर ज़ीरो है तो ये लोअर ट्रायंगुलर है, और अब और नीचे ज़ीरो हैं तो ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। यहाँ आप देखें डायगोनल में 2 2 सेम है, अपर और लोअर ज़ीरो है। डायगोनल में सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल में इंट्रीज मौजूद हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स, और मेन डायगोनल से ऊपर और नीचे ज़ीरो है तो ये अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बनेगा। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पार्ट 4 है, फाइंड ट्रांसपोज एंड identify which one of them are symmetric and which are skew symmetric। तो सबसे पहले आपने फाइंड करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड वाइस वर्सा, कि आपने रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में, दोनों में से एक काम आपने करना है। या तो आप रोज़ को कॉलम में लिख दें या कॉलम को रोज़ में लिख दें तो आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। ये एक मैट्रिक्स है A 3 7 9 2 5 0 1 0 √2। तो अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। अब देखें ये रो है 3 7 9, मैंने इसको लिख दिया कॉलम में 3 7 9। ये दूसरी रो है 2 5 0, मैंने इसको भी कॉलम में लिख लिया 2 5 0। अब ये 1 0 √2, ये रो है, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया 1 0 √2। अब ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया है, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम, बस ये आपने याद रखना है। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, आप इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ठीक है, ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, ठीक है, कि नाम से भी जाहिर हो रहा है सिमेट्रिक, यानी सेम होंगे, सिमेट्री है। तो अगर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, यहाँ ए का ट्रांसपोज लें वापस ए आ जाए तो ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, अब एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं, आप उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें,
ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो -a के इक्वल आ जाए तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। उम्मीद है कि यहाँ भी आपको समझ आ जाएगा। अभी सवाल सोल्व के करते हैं तो जो कि कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगी। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 2 0 √5 6 1 9। आप इसका ट्रांसपोज लेना है तो ए का ट्रांसपोज, फिर ये मैट्रिक्स लिखना है और उसके ऊपर भी ट्रांसपोज, फिर आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसपोज की क्या आएगा, यहाँ आप देखें तो ये रो है 2 0, मैंने इसको लिख दिया कॉलम में 2 0। ये रो है √5 6, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया √5 6। ये भी रो है 1 9, मैंने इसको भी कॉलम में लिख दिया 1 9। अब देखें ये वापस उसके इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है ना, इसका तो ऑर्डर ही चेंज हो गया। यहाँ इसका ऑर्डर है 3/2, अब यहाँ इसका ऑर्डर हो गया 2/3। तो जब ऑर्डर ही चेंज हो गया है सारे का सारा, तो ये ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका जस्ट ट्रांसपोज आएगा। एक और मैट्रिक्स है B 1 6 2 0, ये 2 0 लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसका ट्रांसपोज लें तो ये क्या आएगा, 1 रो है कॉलम में 1 6 2 0। अब ये 1 6 2 0 आपके पास अब ये वापस उसके इक्वल नहीं है, तो ये आपने ये भी जस्ट ट्रांसपोज आएगा, ये भी सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक नहीं है। पार्ट सी है 2 6 9 2, आप इसका ट्रांसपोज लें सी का तो ये क्या आएगा, 2 6 रो में कॉलम में आ गया 2 6, और ये 9 2 रो में कॉलम में आ गया 9 2। ठीक है, तो अब ये भी उसकी इक्वल नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पार्ट डी को देखें 0 1 9 -1 0 5 -9 -5 और 0 है। तो आप डी का ट्रांसपोज लें, डी का आपने ट्रांसपोज लिया 0 1 9, रो में इसको कॉलम में लिख लिया 0 1 9। ये -1 0 5, रो में इसको कॉलम में लिखा -5 0 और 1। ये रो में है -9 -5 0, अब इसको कॉलम में लिखा -5 -9 -5 और 0। अब आप ज़रा ध्यान से देखें तो एंट्री सारी की सारी वही आ रही हैं, सिर्फ साइन का फ़र्क है। यहाँ +1 है, यहाँ -1 आ गया, यहाँ +9 है, यहाँ -9, यहाँ -1 है, +1 है, -9 +9, -5 +5 है, यहाँ पर +5 है, यहाँ -5 है। यानी सारी एंट्रीज वही हैं, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। हम यहाँ से माइनस को लेते हैं कॉमन, माइनस को कॉमन लूँगा तो अंदर सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ज़ीरो का साइन नहीं होता, ज़ीरो ऐसे ही, ये माइनस है प्लस हो गया, ये माइनस है ये भी +9 हो गया, ये +1 है तो ये -1, ये +9 है तो ये -9, ये +5 है ये -5, ये -5 है ये +5 हो जाएगा। अब ये सारे का सारा मैट्रिक्स डी के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं लिखूँगा अब डी, तो डी ट्रांसपोज इक्वल आ गया ये माइनस, ये सारा डी के इक्वल है तो डी। तो अब ये डी का ट्रांसपोज माइनस डी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान भी यही है कि आप किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लें और वो माइनस माइनस और वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। नेक्स्ट ई है 3 6 9 -6 2 0 9 0 2। तो अब यहाँ पर आप का ट्रांसपोज लें, 3 6 9 रो में है, 3 6 9 कॉलम में आ गया, -6 2 0 रो में है, -6 2 0 कॉलम में आ जाएगा, 9 0 0 रो में है, 9 0 0 कॉलम में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर ज़रा देखें तो सारे का सारा मैट्रिक्स वही है, 3 6 9 ट्रांसपोज के बाद भी 3 6 9 -6 2 0 -6 2 0 9 0 0 9 0 0। तो अब वही मैट्रिक्स वापस आ गया, तो ई का ट्रांसपोज अब इसी का मैं लिखूंगा ई का ट्रांसपोज ई की इक्वल हो, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया है। एफ है 9 0 1 0 6 3 0 0 1, ट्रांसपोज लें 9 0 1 9 0 1 कॉलम में, 0 6 3 रो में, 0 6 3 कॉलम में, 0 0 1 रो में, 0 0 1 कॉलम में। अब यहाँ पर आप ये देखें तो ये इसके बराबर नहीं आ रहा, क्यों, यहाँ देखें 9 0 0 है, यहाँ 9 0 1 आ गया, यहाँ 0 6 0 है, यहाँ 0 6 3 आ गया, यहाँ 1 3 1 है, यहाँ 0 0 1 आ गया। तो अब ये इसके बराबर नहीं है, तो जैसे इसका ट्रांसपोज ही आएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।